ये है नवा सवाल। प्रश्नावली नवा सवाल देखिए, एक खेत समलंब के आकार का है। तो समलंब तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं? समानिलम सर। समलंब खेत है। समलंब समझिए एक ऐसा खेत होगा, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी समलंब खेत है, जहां ए बी समांतर है किसके? सी डी के। और ये चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं। तो 25 कौन सी भुजा होगी? ऊपर वाली नीचे वाली? जो बड़ी है वो 25 होगी। ये 25 है और ये 10। अभी तक कोई एक चीज ऐसी समझ में ना आई हो? एक ही चीज है बस समझ में नहीं आएगी, इसमें नहीं आनी थी, वो था समलंब। समलंब आप समझ गए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब। इतनी बात याद। इसकी असमांतर भुजाएं, असमांतर कौन सी है? एडी और बीसी। असमांतर भुजाएं जो है वो 14 और 13 है। ये 14 मीटर है और ये। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले जब इस तरह का सवाल हमने किया था तो हमने एक भुजा जोड़ ली थी, लेकिन तब जोड़ी थी जब ये कोण 90 था। जब ये कोण 90 था तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, तीसरी भुजा निकल आई थी, दो त्रिभुज बन गए थे, दोनों का अलग अलग हमने क्षेत्रफल निकाल लिए थे। ऐसे तो था पहला है दूसरा सवाल। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी कोण नहीं पता। जब हमें कोण नहीं पता तो फिर ये सवाल त्रिभुज बनाकर हल नहीं। इसे हल करने के लिए थोड़ी सी एक विशेष प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना होगी वो? बिंदु बी से भुजा एडी के समांतर रेखा खींची जो बीसी को बिंदु ई पर काटे। यानी इस भुजा के समांतर बिंदु बी से एक रेखा खींची आपने जो समांतर थी इसकी। ये हमने रचना की। और इसने बीसी को डीसी को किस बिंदु पे काटा? ई। ये क्या किया हमने? एक विशेष सवाल है, इस सवाल को आपको याद रखना है कि इसमें रचना करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा नंबर में ही सवाल आता है इस पूरे चैप्टर से। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, 8th में पढ़ा था। क्या था समांतर चतुर्भुज? जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती। समलंब में आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती, ये दो समांतर नहीं होती। लेकिन अगर दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएं, ये इसके समांतर ये इसके समांतर, तो इसका नाम क्या रख देंगे हम? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आप जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो अभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। और समलंब चतुर्भुज में केवल एक ही भुजा आपस में समांतर होती हैं, एक भुजा का जोड़ा, बाकी दूसरा समांतर नहीं होता। ये कौन सा समय है? नहीं, ये कौन सा समय? अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें क्यों आ रहे हो? जब हम फ्री होता बात देख लोगे ना, फ्री हो जाओ। तो बिंदु बी से भुजा एडी के समांतर रेखा खींची जो डीसी को बिंदु ई पर काटी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। और अभी अभी हमने बताया समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। ये हर किसी के अंदर गुण होता है।
चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन कोई गुण उसमें हमने विशेष नहीं बताया। लेकिन अगर उसकी 2 भुजाएं समांतर हो जाए तो वो चतुर्भुज का नाम समलंब हो जाता है ना। और अगर उसकी दोनों भुजाओं का जोड़ा समांतर हो जाए तो उसका नाम समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अगर उसका एक कोण 90 हो जाए तो उसका नाम आयत हो जाता है। उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो उसका नाम वर्ग हो जाता है ना। चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 नहीं है तो वो हो जाता है समचतुर्भुज, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, काजू की बर्फी का पीस, याद आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि AD भुजा समांतर है BE के तथा AB भुजा समांतर है DE के, तो यहां से हमें पता लगा कि चतुर्भुज ABED कैसा है। बोलो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ, प्रवचन सुनोगे बैठ के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रवचन की तरह नहीं सुनना है, ध्यान देना है बात। तो ABED एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं यानी AB बराबर और AD बराबर। कोई दिक्कत इसमें? क्यों? कारण बता दो। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, याद रहेगा। अच्छा, ये भी कितना था? ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना था? ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? यानी कुल मिला के हमारे पास AB बराबर DE बराबर 10 तथा AD बराबर BE बराबर 14, ठीक है। जो काजल के लिए पूछ रहा है, इनकी बहन है। काजल कौन है? कोई नहीं, क्लास में कोई। तो ABD ये 10 हो गया और ये 14 हो गए। 1 मिनट सुनो, आधार कार्ड देखो इनका पहले। वीरेंद्र जी, इनका आधार कार्ड देखो पहले। अरे सुनो, इनका आधार कार्ड देखो और क्लास टीचर से पहले बात करो, ठीक है। इनके क्लास का नाम है आधार कार्ड है। आधार कार्ड देखो। तो ये आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर। अच्छा, ये कितना था पूरा? ये कितना था? 10। ये कितना बचा? इसी का मान साफ साफ पता है ना। 25 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 मीटर आ गया। अब बताओ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा नहीं तुरंत? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हमें पता लग गई हैं। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। तो बहुत कुछ है अभी इसमें करने के। तो हम यह त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं, है ना। बार बार चित्र में क्या देखें, एक है B, एक है E, एक है C, ये है 14, ये है 13 और ये है 15। A बराबर 14, B बराबर 13 और C बराबर, तुरंत ऐसे निकाल देंगे। यानी 14 + 13 + 15/2 कितना हो गया? 5 × 8 = 4 12, 1 2 3 हो जाए 4/2 कितना हो गया? 21। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे अब? हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है हीरोन का सूत्र? तो त्रिभुज किसका? PEC का, क्योंकि हीरोन के सूत्र से होता क्या है? क्षेत्रफल निकलता है त्रिभुज का। बचाओ तोड़ फोड़। 7 दिया 21, एक 7 मिल गया और एक 6 को तोड़ लो, 3 दूनी 6 और एक 8 को तोड़ लो, 2 × 2 ×
बनाओ जोड़े, तो 7 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बनाओ, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 1 जोड़ा इसका बनाओ, ये आ गया। ठीक है, कितना हो गया ये? 7 के 21 दूनी 42 दूनी 84 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा वर्ग में आता है। और किसका क्षेत्रफल निकाला है आपने? ये त्रिभुज ना 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 समांतर के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी, है ना। अब क्योंकि ये त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल निकल आया है, तो ऐसा करते हैं एक रचना और कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, यहां से इस 15 को तो यहाँ दिखा, ये 15 मीटर तो यहाँ दिखा, यहां से इसका शीर्ष लंब बना लेते हैं। ये होगी 15 यहाँ से, ये 15 है और ये 25। कोई दिक्कत? शीर्ष लंब डालते हैं। ये इस त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी और ये एक समलंब चतुर्भुज की भी, या कहे दो भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम त्रिभुज बीईसी में बिंदु बी से भुजा कौन ईसी पर क्या डाला हमने? लंब। क्या नाम रखा है उसका? लंब बीपी, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं पा रहा ना, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल पाया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है, हम जानते हैं क्या? आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास है नहीं, तो हमने ऊंचाई ही खींच ली। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोबारा से लिखो, क्या? त्रिभुज पीईसी का क्षेत्र वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो प्रश्नानुसार दोनों ही बीईसी के क्षेत्रफल, तो हमने 1/2 आधार कौन है इस त्रिभुज का? एक तरह से ये खींच दिया हमने, ये बी। आधार है कितना? ईसी। आधार का नाम क्या है? ईसी। और ऊंचाई कितनी है? बीपी। और ये किसके बराबर आ जाएगी? त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कितना निकाला था? गणित में अगर दो तरीके से कोई एक चीज निकालोगे तो उन दोनों को आप बराबर रखने का अधिकार रखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूले से निकाला, एक साधारण तरीके से निकाल दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई थी नहीं, हमने खींच ली। आधार तो है हमारे पास, दोनों क्षेत्रफलों को हमने बराबर रख दिया क्योंकि दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल। चलो, तो 1/2 इसी का मान कितना है? गुणा बीपी बराबर 84। तो बीपी का मान कितना आ गया? 84 गुणा 2/3 से काट, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। कितना आ गया? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5/5। किसका मान आ गया? बीपी। और ये क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई। और यही त्रिभुज की ऊंचाई हम देख रहे हैं। त्रिभुज का आधार और शीर्ष दो समांतर रेखाओं पर है, तो ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी नहीं है बीपी। समांतर रेखाओं, नाम लिखो क्या क्या है? AB तथा DC के मध्य दूरी, इनके बीच में दूरी है वो बीपी ही है। और बीपी का मान कितना है? 56/5। ये बात समझ में आ गई? ये जो हमने लंब डाला, ये लंब जो है, ये दो समांतर रेखाएं, एक तरह से ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी होती है दोनों। एक तरह से हमने लिया तो शीर्ष लंब था त्रिभुज का, लेकिन त्रिभुज का शीर्ष समांतर रेखा पर, उसकी एक भुजा दूसरी समांतर रेखा पर, तो एक तरह से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है या नहीं? क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं तो आप 8वीं कक्षा की किताब को खोल के देख लेना, विश्वास ना हो तो। नहीं तो सीधे ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या है? समलंब
का क्षेत्रफल। किसी भी समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर रेखाओं के मध्य या समांतर भुजाओं। इसको कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है 1/2 a + b गुणा h, ऐसे भी लिखा मिलेगा जिसमें समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा, इसकी एक भुजा a एक b, इनके बीच की जो दूरी है ऊंचाई h है, तो इसका क्षेत्रफल आता है 1/2 a + b गुणा h। ऐसे याद रख लो, चाहे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और ये जो सारी मेहनत की हमने, ये रचना की, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उस क्षेत्रफल को 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर रखा, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई थी वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये सारी मेहनत इसी की होगी, क्योंकि समलंब के दो भुजाएं तो हमें पता है ना, एक 10 है और दूसरी कितनी है 25। तो लगा देते हैं यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 10 + 25 गुणा दोनों के बीच की दूरी 56/5। कितना आ गया 1/2 35 गुणा 56/5 सत्ते 2 से काट लो, 2 1 4 2 16 और 8 से 7 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 7 दूनी 14 आएगा, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19 मीटर की घात 2। अतः समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा 192 वर्ग सविता है तो सविता याद मीटर होगा। नोट